और तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में कोहराम की स्थिति है। अफगान के बदले हालात ने भारत की भी चिंताएं बढ़ा दी। पठानलैंड में तालिबान राज का भारत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। हम आपको ऐसे 10 मुद्दों के बारे में बता रहे हैं जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। पहला, तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है जो भारत के लिए बड़ा सिरदर्द हो सकता है। दूसरा, तालिबान के प्रति पाकिस्तान के सुझाव से आतंकवाद का रूप विकराल हो सकता है। तीसरा, अफगानी जमीन से आतंकी खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान और चीन भारत के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा, चीन से समर्थन के बाद तालिबान ड्रैगन के इशारे पर काम कर सकता है। पांचवा, तालिबान इस्लाम के नाम पर कश्मीर में गड़बड़ी फैला सकता है। छठा, तालिबान के सहयोग से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ा सकता है। सातवां, अफगानिस्तान में ड्रग्स काफी फलता फूलता रहता है। आशंका है कि तालिबान पैसे कमाने के लिए इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी में कर सकता है। आठवां, अफगानिस्तान में भारत के कई प्रोजेक्ट हैं। सलमा डैम समेत कई प्रोजेक्ट पर भारत ने हजारों करोड़ रुपए निवेश किए हैं। तालिबान इसको ठप कर सकता है। नौवां, अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। और 10वां, अमेरिका की तालिबान पर फ्यूचर प्लानिंग भी भारत पर असर डाल सकती है। मुल्ला बरादर, जो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति है, उसकी गतिविधियों पर भारत भी सतर्क है। मुल्ला बरादर पर भारत में बेचैनी क्यों है, हम आपको 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी टेंशन की बात मुंबई हमले की मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुल्ला बरादर के रिश्ते से है। हाफिज सईद, जो हमेशा भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग में लगा रहता है, अफगान में तालिबान राज बनने के बाद मुल्ला बरादर को अपने नापाक मिशन में इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए भारत की पूरी नजर मुल्ला बरादर की गतिविधियों पर रहेगी और पाकिस्तान के साथ बरादर के रिश्तों पर टिकी होगी। सरकार की तरफ से इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन माना जाता है कि पिछले दिनों दोहा में भारतीय प्रतिनिधियों ने बरादर से मुलाकात भी की है। तालिबान के पूर्व शासन में अफगानिस्तान में कई अहम पदों पर रह चुके बरादर के संबंध अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन से भी रहे हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अलकायदा की वापसी हो सकती है। जानकारों का मानना है कि मुल्ला बरादर का रवैया दूसरे तालिबानी नेताओं के मुकाबले काफी नरम है, लेकिन भारत आंख मूंद कर बरादर पर विश्वास नहीं कर रहा है। हालांकि कई बार अफगानी नेता सार्वजनिक तौर पर जो कहते हैं और वास्तविक तौर पर जो करते हैं उसमें बहुत अंतर है। भारत को लेकर तालिबान का रवैया बहुत हद तक पाकिस्तान भी निर्धारित करेगा। पाकिस्तान ने हाल ही में बरादर की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री वांग यी से करवाई है। तालिबान दुनिया के लिए एक अतीत बन गया है। दुनिया को लग रहा था कि अमेरिका ने तालिबान का वजूद ही खत्म कर दिया, लेकिन सिर्फ 90 दिन में ही अफगानिस्तान की पूरी कहानी ही बदल गई। तालिबान इतना ताकतवर हो जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। तालिबान ने सिर उठाना शुरू किया था तब लगा कि छोटी मोटी हिंसा होती रहेगी, लेकिन तालिबान सिर्फ 90 दिनों में काबुल तक कब्जा कर चुका है। जिस राजधानी में घुसना नामुमकिन लग रहा था, वहां तालिबान को दाखिल होने में सिर्फ 24 घंटे लगे। काबुल पर कब्जे पर हमारी ये इनसाइड स्टोरी बताने वाली रिपोर्ट देखिए। न गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई थी, न वायुसेना के विमानों ने बम गिराए। जिस काबुल को बचाने के लिए इतने दिनों से अफगान सेना बारूद बरसा रही थी, दुनिया जंग की तस्वीरें देख रही थी, उसे काबुल के करीब जब तालिबान पहुंचा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? दुनिया भर में खबर फैली कि तालिबानी काबुल के करीब है। अशरफ गनी ने घुटने नहीं टेके। जोरदार संघर्ष का अनुमान, लगा आर पार की लड़ाई हो, लगा अमेरिका से बॉम्बर्स का काफिला आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? 24 घंटे में वो कैसे होगा जो 20 साल में नहीं हो सका। सबसे अहम ये कि अशरफ गनी को अंदाजा ही नहीं था कि उनके देश में हो क्या रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अशरफ गनी तक पहुंचने वाली जानकारियां गलत थी। अशरफ गनी को उनके कमांडर्स बता रहे थे कि तालिबानी अभी बहुत दूर है, तालिबानियों का काबुल में घुसना मुश्किल है। एक तरफ तालिबान काबुल की सीमा पर था, तो दूसरी तरफ अफगान सेना के अफसर और अशरफ गनी के करीबी नेता अपनी जान बचाने के लिए सुलह का रास्ता तलाश रहे थे। युद्ध नहीं होगा ये तय था, लेकिन किन हालातों में ये तय नहीं था। सूत्रों के मुताबिक तालिबान के साथ अफगान के नेताओं ने समझौता कर लिया।
अफगान सरकार और तालिबान के बीच अंतरिम सरकार बनाने पर सहमति बन गई। अगले राष्ट्रपति और 2 डिप्टी राष्ट्रपति का नाम भी तय हुआ था कि इसकी घोषणा शांतिपूर्ण तरीके से कर दी जाएगी। यानी 14 अगस्त को अशरफ गनी सीन से ही आउट हो चुके थे। उनके गृह मंत्री अली अहमद जलाली, सेना के अफसर वगैरह तमाम लोग तालिबान के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले थे। लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि इससे पाकिस्तान परस्त लोग सत्ता में नहीं आ पाते। लिहाजा अचानक गेम चेंज हुआ और तालिबानी काबुल में घुस गए। 15 अगस्त को क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बताते हैं। अफगानिस्तान की घड़ी के मुताबिक सुबह 11:15 पर तालिबानी काबुल के सीमा में हर तरफ से घुसने लगे। 11:30 पर तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि ये लड़ाके काबुल में नहीं घुसेंगे। अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है और चंद घंटों के बाद औपचारिक तौर पर तालिबान के नेता अफगानिस्तान की कमान संभालेंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी तस्वीर आई है जिसने दुनिया को डराया है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनेगा। उसी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कतर में हमास के नेता से मुलाकात की है। ये वही हमास है जो अपनी आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है। हमास पर जब इजराइल ने अटैक किया तो पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों ने इसे मुस्लिम अस्मिता से जोड़ा और इसका विरोध किया। लेकिन आज अफगानिस्तान में बेगुनाह मुसलमानों का खून बह रहा है और दुनिया के सारे मुस्लिम देश खामोश हैं। अफगानिस्तान हिंसा की आग में जल रहा है। आम अफगानी तालिबान की बर्बरता का शिकार हो रहा है, लेकिन वो मौन है जो दुनिया में इस्लाम के ठेकेदार हैं, जो मुस्लिम हितों के पैरोकार हैं। अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान की गोली का शिकार होने वाले आम अफगानी का मजहब भी इस्लाम है, लेकिन खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार मानने वाला इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC चुप है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारत में हिंसा की छोटी सी वारदात होने पर भी OIC सवाल उठा देता है। कश्मीर में धारा 370 हटाने को OIC मुसलमानों के दमन से जोड़ देता है, लेकिन आज अफगानिस्तान की जमीन पर मुसलमानों के दमन की दास्तान पूरी दुनिया देख और सुन रही है। लेकिन खुद को मुसलमानों का मसीहा कहने वाले मौन हैं, खामोश हैं। चाहे NRC का मामला रहा हो या CAA का, भारत के हर आंतरिक मामले में OIC पर उसके सूबेदार अपना एजेंडा चलाते रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान में एक चुनी हुई सरकार को तालिबान के खूनी लड़ाकों ने जिस अंदाज में बेदखल किया, उस पर OIC खामोश है। OIC वही संगठन है जिसने कोरोना के समय कुछ मीडिया को लेकर भारत पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया था, लेकिन आज अफगानिस्तान में तालिबान जिस अंदाज में महिलाओं पर जुल्म कर रहा है, इस पर OIC चुप है। और तो और पाकिस्तान OIC के बहाने पूरी दुनिया में मुस्लिम हितों का खैरखा बनता है, वो भी अफगानिस्तान में तालिबान के खूनी खेल की तारीफ कर रहा है। OIC और उसके सूबेदार भारत के खिलाफ इंटरनेशनल दुष्प्रचार करते रहे हैं, लेकिन आज अफगानिस्तान में बेगुनाहों मुसलमानों का खून बह रहा है। लाखों मुसलमान अपनी जान बचाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन इस्लामिक सहयोग संगठन चुप है। अफगानिस्तान के लाखों मुसलमान अपना घर छोड़ने और सड़क पर भटकने के लिए मजबूर हैं, लेकिन OIC मौन है। सवाल यह है कि क्या इन एजेंडावाद संगठनों के लिए सिर्फ भारत के मुसलमान ही मुद्दा हैं? क्या दुनिया के तमाम हिस्सों में मुसलमानों का बहने वाला खून इनके लिए चिंता और मंथन का विषय नहीं है? फिक्र आपकी,